चाइना का जो स्टांस है बिल्कुल वो हक पे और सच पे की बुनियाद है, और पाकिस्तान उनके साथ 100% यकजहती का इजहार करता भी है और करता रहेगा भी। डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा बहुत डेंजरस होती है इकोनॉमी के लिए। चीन की तरफ से बड़ा क्लियर है कि जाए लेट अस डू बिजनेस टुगेदर, हम मिलकर पूरी दुनिया को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। जब खलाई स्टेशन की तामीर मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हो सकता है कि ये साल 2 साल 3 साल या इससे आगे पीछे की मुद्दत में लोग जो हैं वो जिंदगी गुजार रहे होंगे। मैं ये समझता हूँ कि चीन को किसी तरीके से भी ना तो दबाया जा सकता है ना डराया धमकाया जा सकता है। अमेरिका को रिकंसाइल करना चाहिए, नए फ्रंट्स इस रीजन में खोलने के बजाय जो ऑलरेडी सिमरिंग इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए। तब्दील होता आलमी मंजरनामा, दुनिया की नजरें एशिया पर। आलमी सियासत, सिफारत, मईशत और मुआशरत पर सुनिए और देखिए प्रोग्राम हम कदम, पीर से जुमा रात 8 बजे। दीन के जाती ख्यालात हैं, चैनल का इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद खान आप सभी को खुश आमदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और साल 2023 के 9वें महीने का 27वां दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करते हैं जिसमें हम इलाकाई और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ कुछ अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन में होने वाली पेशरफ्त से भी हम आपको आगाह करते हैं। हम सभी जानते हैं कि चीन ने और ख़ास तौर पे चीन की क़यादत ने, सदर शी जिनपिंग ने हमनसीब मुआशरे का एक तस्वुर जो है वो पेश किया। मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए आज से 10 साल पहले उन्होंने एक कह लीजिए कि एक खाका एक पेश किया था। फिर उस पर न सिर्फ चीन ने अमली तौर पे इक़दाम भी करना शुरू किए, बल्कि हमें ये नज़र आ रहा है कि दुनिया में जितने भी चैलेंजेस इस वक्त इंसानियत को दरपेश हैं उनसे निमटने के लिए भी चीन का ये जो मुश्तरका मुस्तक़बिल का जो एक विज़न है ये ख़ासा हमें कारगर नज़र आता है। अब चीन की रियासती कौंसिल के दफ्तर की तरफ से अब हाल ही में एक वाइट पेपर जो है जारी किया गया है और इसमें भी इस बात को मद्देनज़र रखा गया है। इसका टाइटल दिया है ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, चाइना's प्रपोजल एंड एक्शन। जी, चाइना ने क्या जो थी तजावीज़ दी थी और चीन उस पर क्या इक़दाम कर रहा है और क्या इक़दाम करने जा रहा है, क्या उसका लाया अमल होगा। आज ज़रा इस पे बात करते हैं कि एक तो 10 साल पहले का ये विज़न जो था वो उस वक्त कहाँ था और अब कहाँ स्टैंड करता है, और ये जो नई जो इन्होंने वाइट पेपर जारी किया है इस बाबत भी थोड़ा सा जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और चीन के उमूर के माहिर हैं और ख़ास तौर पे शेयर्ड फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो इनका इस ज़मीन में ख़ासा काम है। जनाब खालिद तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। खालिद साहब, ये शेयर्ड फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो ये एक अरसे से हम ये लफ्ज़ सुनते भी आ रहे हैं, मुश्तरका मुस्तक़बिल और हमनसीब मुआशरा, ये सब बातें हम सुनते भी आ रहे हैं और चीन की तरफ से मुख्तलिफ़ इक़दाम हमें देखने को भी मिले हैं कि जिससे ये बात पता चलती है कि ये सिर्फ़ कोई एक रेटोरिक नहीं है, कोई एक बयानिया नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर अमली इक़दाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ थोड़ा सा सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज अब ये जो अभी जो ताज़ा इन्होंने वाइट पेपर जारी किया है, एक तो इसकी क्या ज़रूरत पेश आई है और फिर इसी से फिर हम आगे चलते हैं अपनी बात को लेकर। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि चाइना ने कल जो गुजरी है कल उन्होंने ट्यूसडे वाले दिन 26 तारीख को एक वाइट पेपर शाया किया है और उसका नाम उन्होंने रखा है ग्लोबल कम्युनिटी फॉर शेयर्ड फ्यूचर, चाइना's प्रपोजल्स एंड एक्शंस। मेरे ख्याल में इसको इशू इस टाइम पे करने की 2-3 बहुत अहम ज़रूरियात थी। नंबर 1 तो ये कि इस महीने हम जो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव सबसे पहले जो दिए थे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, उसको 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट है ये 2013 में दिया गया और उसके बाद फिर हमने देखा कि इसके अंदर
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू हुआ जिसके 6 कॉरिडोर्स हैं और इस टाइम पे 160 से ज़ायद ममालिक इसका हिस्सा हैं। इसी तरह ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो हैं, इज्तिमाई पूरी दुनिया के लिए डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो हैं वो आज से 2 साल पहले प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दिए, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम पे कोविड का ज़माना था और कोविड की वजह से इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। फिर उसके अलावा हमने ये देखा कि पिछले 2 साल में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब दिए गए, पहले ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का दिया गया, फिर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का दिया गया और फिर ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव का दिया गया। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को जिस अरसे में दिया गया, चाइना के अंदर थिंक टैंक्स काम कर रहे थे, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की अपनी विजडम इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आपको पता है कि वो बहुत दूररस चीज़ें सोचते हैं। तो नंबर 1 तो ये कि अब कोविड के बाद इन सारे कॉन्सेप्ट्स की जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है तो उसमें हमने देखा है कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो इसको मुख्तलिफ तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है, तरोड़ मरोड़ के, जिसके अंदर वो ये कोशिश कर रहा है बताने की कि जी चाइना जैसे कोई कॉलोनाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाइट पेपर बड़ा जो बहुत सारे वहां वेस्टर्न मीडिया ने जो क्रिएट किए हुए थे उनको दूर किया है। अगर आप इस वाइट पेपर के कंटेंट्स पे जाएं या उसके अंदर जाएं, इस वाइट पेपर के अंदर क्या है? इस वाइट पेपर के अंदर सबसे पहले तो चाइना ने लोगों की बात की है, ह्यूमैनिटी की बात की है। उसके बाद एक जो चाइना का अपना एक ब्लूप्रिंट है फ्यूचर के लिए, उन्होंने वो बताया है, वो एक विन विन सिचुएशन है BRI कंट्रीज के लिए। उसके बाद फिर एक डीप रूट्स ऑफ हिस्ट्री और कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में बात हुई है। और अब तक चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड के हवाले से, कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर के हवाले से जो कंट्रीब्यूट किया है वो बातचीत हुई है इसके अंदर। इसके अंदर एक ख़ास बात, इस सारे पेपर को अगर आप पढ़ेंगे, चाइनीज़ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है और मेरी सामीन से ये दरख्वास्त होगी कि इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे जाने की जगह चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, उधर जाएं, उधर इसका PDF अवेलेबल है और वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ें। इसकी ख़ास बात यह है कि चाइना ने जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उनको उसने अपने ऊपर जो इम्प्लीमेंट किया है वो बताया है। ये एक बड़ी खास बात होती है, वरना तो आपको पता है कभी अमेरिका की तरफ से कोई कॉन्सेप्ट आता है, कभी यूरोप की तरफ से कोई कॉन्सेप्ट आता है, तो वो यही होता है कि हम सब मिलके करें या आप करें। लेकिन चाइना ने ये जो वाइट पेपर जारी किया है, इसमें चाइना ने सबसे पहले ये बताया है कि जी ये कॉन्सेप्ट्स हमने दिए और इनको हमने अपने ऊपर अप्लाई किया। और हमने अपने ऊपर कैसे अप्लाई किया? सबसे पहले तो उन्होंने हिस्टोरिकल बात की है कि हिस्टोरिकली हम लोग आपस में एक दूसरे पे हमारी इंटरडिपेंडेंस रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट का, जैसे मैं आपको पहले भी प्रोग्रामों में बताता रहा हूँ कि सेंट्रल एशिया के साथ बड़ा ताल्लुक रहा है। ये तो छोटे छोटे मुल्कों में तो हम अब बट गए हैं, बट आज से अगर आप 1000, 2000, 3000 साल पहले जाएंगे तो ये सारा रीजन बेसिकली एक ही होता था, जिसमें सेंट्रल एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये पूरा एक ही इलाका होता था और मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों में ऑल्दो ये था। लेकिन हमने ये देखा किस तरह अमीर तैमूर ने समरकंद से उठ के अपनी एक इस्लामिक रियासत की बुनियाद रखी और जो कि वो यूरोप तक गया और यूरोप के अंदर भी इस्लामी रियासत की उसने बुनियाद रखी और उसके अलावा वो सारा सेंट्रल एशिया उसने फतह किया। फिर उसकी आने वाली नस्लों में हमने देखा कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने अफ़गानिस्तान पे पहले हमला किया और फिर सब कॉन्टिनेंट पे जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था वहाँ पे हमला किया और कैसे यहाँ पे मुगलिया सल्तनत की उसने दागबेल रखी। तो इस तरह अगर देखा जाए तो पिछले 2000 साल के अंदर बहुत सारे मुल्क बने, बहुत सारे मुल्क टूटे और ये एक प्रोसेस जारी रहा। तो इसके जो वाइट पेपर का जो पहला हिस्सा है वो यही बताता है कि मुल्कों की आपस में इंटरडिपेंडेंस जो है इकोनॉमिकली भी, कल्चरली भी, वो कैसी रही।
फिर वाइट पेपर का जो दूसरा हिस्सा है वो ये कहता है कि ग्लोबल चैलेंजेस का ग्लोबल रिस्पांस जरूरी है। ये बात बिल्कुल ठीक है। हमने इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी है कोरोना के ज़माने में। अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना में अगर आप देखें तो वो एक ग्लोबल चैलेंज था जो कि किसी एक मुल्क के रिस्पांस से नहीं ठीक हो सकता था। ग्लोबल चैलेंज का ग्लोबल रिस्पांस रहा। इसी तरह क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल चैलेंज है, इसकी एक ग्लोबल रिस्पांस की ज़रूरत है। इसी तरह आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में अगर कोई खुदा न खास्ता दोबारा से पेंडेमिक आता है तो उसको ग्लोबल रिस्पांस की ज़रूरत होगी। इसी तरह फूड सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंसान बसते हैं उनके लिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी एक ग्लोबल चैलेंज है। चाइना उसकी भी बात करता है कि उसका ग्लोबल रिस्पांस होना चाहिए। एग्रीकल्चर जो है वो दुनिया में ख़त्म होता जा रहा है और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो पानी की शॉर्टेज की वजह से बंजर होती जा रही हैं, वो भी एक ग्लोबल चैलेंज है जिसको ग्लोबल रिस्पांस की ज़रूरत है। तो इसका दूसरा हिस्सा ये डील करता है। फिर इसका जो तीसरा हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि आने वाले ज़माने के लिए एक नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। वो जो उसका थर्ड पोर्शन का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने रखा है, द न्यू एरा कॉल्स फॉर न्यू आइडियाज़। बिल्कुल ठीक बात है कि हर आने वाला दिन, हर आने वाला जो नया साल है उसमें नए से नए आइडिया को लेके आना चाहिए। 5G टेक्नोलॉजी आए, कल को 6G टेक्नोलॉजी आए, स्पेस में जाने की रेस नहीं होनी चाहिए, कलेक्टिव विजडम होनी चाहिए कि हमें अगर स्पेस प्रोग्राम्स करने हैं, अगर हमने स्पेस स्टेशंस कायम करने हैं तो कलेक्टिवली कायम करें। नए से नए आइडियाज़ जो हैं वो न्यू एरा का है। इसका जो चौथा पार्ट है वो ये है, एन आंसर टू द कॉल ऑफ टाइम्स एंड अ ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर। इसमें चाइनीज गवर्नमेंट ने एक फ्यूचर का जो उनके जहन में है कि फ्यूचर में आपस में ताल्लुक हमें कैसा रखना चाहिए, फ्यूचर में हमें आने वाले दिनों में ट्रेड कैसे करनी चाहिए, आने वाले दिनों में एक विन विन सिचुएशन सबके लिए कैसे कायम करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक आइडिया दिया है। उसके अंदर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट एक और दिया है, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें उन्होंने ये बताया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जाहिर बात है किसी किस्म की मुल्कों के दरमियान कनेक्टिविटी ताल्लुक के बगैर कायम नहीं हो सकती, और एक दूसरे के साथ सबसे जो पहली ईंट है तिजारत की, ताल्लुक की, कल्चर एक्सचेंज की, वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक की है। तो उसमें उसके बारे में बात की गई है। फिर उन्होंने बात की है हाईलाइटिंग द फीचर्स ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस के से मुराद ये नहीं है कि चाइना ने आके सबके ऊपर हुकूमत करनी है, उससे मुराद है कि आप जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, जो जो आपका मुल्क है उस मुल्क के अंदर आप अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए क्या आइडियाज़ इख्तियार कर सकते हैं, या जो चाइना जिन आइडियाज़ पे काम कर रहा है उनको चाइना ये नहीं कहता कि आप उनको अडॉप्ट करें। चाइना ये कहता है कि अगर आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं आप हमसे सीखें, और आप जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं हम उससे सीखेंगे। और उसके बाद अगला जो उसका हिस्सा है वो ये है कि वी शुड बिल्ड पार्टनरशिप्स इन विच कंट्रीज ट्रीट ईच अदर एज इक्वल्स। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये और बड़े हाईलाइटेड तरीके से उस वाइट पेपर के अंदर लिखी गई है। एंगेज कि वी शुड बिल्ड पार्टनरशिप्स in which countries treat each other as equals, engage in extensive consultation and enhance mutual understanding। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बार बार चाइना ये बात कह रहा है कि सब मुल्कों के लिए BRIMA और कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर में विन विन सिचुएशन है और किसी किस्म की कॉलोनाइजेशन नहीं है। यहाँ पे इस वाइट पेपर के अंदर आखिर में आकर उन्होंने बड़ा डिटेल से ये एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अगर इस वाइट पेपर को आप पूरा पढ़ेंगे ये बहुत बड़ा है, और आगे जाके इसके ऊपर ये भी बात हो रही है कि फॉलोइंग अ पीसफुल डेवलपमेंट पाथ के दुनिया में अमन कायम करने के लिए किस तरह काम किया जा सकता है। और एक बड़ा इन्होंने ख़ास जुमला यहाँ पे यूज़ किया है, वो ये कहता है कि चाइनीज़ नेशन के अंदर इनकी चाइनीज पीपल के ब्लड में एक परसूट टू पीस है कि चाइना ने अपने माजी से इतने सबक हासिल किए हैं। आपको पता है चाइना में भी पुरानी जब डायनेस्टीज होती थी, चाइना के अंदर अंदरूनी जंगें भी जारी रहती थी, लेकिन 1949 के बाद जब से
कम्युनिस्ट पार्टी बरसर इख्तदार आई है तो हमने ये देखा है कि चाइना के अंदर एक बड़ा पीसफुल माहौल रहा है और चाइना का दुनिया के साथ भी एक बहुत पीसफुल माहौल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बेसिकली हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो चाइनीज़ एक अमन पसंद कौम है और उनके ब्लड में ये लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। फिर उसके बाद एक ये भी है आखिर में प्रमोटिंग हाई क्वालिटी ऑफ बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि CPEC भी अभी तकमील के मराहिल में है और होपफुली 2025 तक जब इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी सेंट्रल एशिया और चाइना के साथ जब ये ट्रेड रूट खुल जाएगा तो ये एक बड़ा अहम कॉरिडोर तस्वर किया जा रहा है। और सेंट्रल एशियन ममालिक में मैं अक्सर जाता रहता हूँ और मैं आपको ये बताऊँ कि वहाँ के लोग और वहाँ की हुकूमतें बड़ी एक्साइटेड हैं कि जब ये कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा तो इस कॉरिडोर में को इस्तेमाल करके वो अरेबियन सी और इंडियन ओशन के ज़रिए अफ्रीका से और यूरोप से अपनी तजारत का आगाज़ कर सकेंगे, जो कि जिसको वो एक बड़ी कदर की निगाह से देख रहे हैं और इसका रूट को कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट में आखिर में अगर हम जाएं तो आगे चाइना ये भी कहता है कि कंक्लूजन से पहले जो इसका आखिरी पैरा है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ये कहता है कि वर्किंग विद मोर कंट्रीज इन द रीजन्स, चाइना ने जो अपना बेल्ट एंड रोड का कॉन्सेप्ट ऑल्दो के बहुत सारे मुल्कों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ, जिसमें यूरोपियन मुल्क हो गए, जिसमें अमेरिका हो गया, जिसमें इंडिया हो गया, चाइना इसके इस पैराग्राफ के अंदर चाइनीज़ हुकूमत ये बताना चाह रही है कि कोई इसके अंदर किसी के लिए ममानियत नहीं है कि जी आप आ सकते हैं, हमारी आपसे दोस्ती नहीं है तो आप नहीं आ सकते या आप आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी मुल्क इसका जो हिस्सा बनना चाहे वो ज़रूर आ सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है और ये वेस्टर्न मीडिया के लिए और वेस्टर्न उन ममालिक के लिए जो कि BRI के हवाले से, कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर के हवाले से किसी किस्म का अभाम रखते थे, इस वाइट पेपर के बाद अब उनका अभाम दूर हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो इसमें खालिद साहब जैसे भी आपने तो खैर बहुत तफसील से और बड़े आसान लफ्ज़ों में आपने बताया भी कि ये इसके क्या इसके जुज़ियात जो हैं वो क्या हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में भी फरमाया कि चीन ने ख़ुद अपने उन चीज़ों को उनको इम्प्लीमेंट करके तो एक मिसाल जो है वो भी कायम की है। लेकिन जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो आप समझते हैं कि ये जो खाका है या ये जो तजावीज़ हैं या ये जो चीन का जो मॉडल है वो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुस्तकबिल करीब में आपको उसी तरह से होती हुई नज़र आती है जैसे कि चीन ने अपने यहाँ की है? जी बिल्कुल नज़र आती है। उसकी मैं आपको चंद मिसालें देना चाहूँगा। पहली बात, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे पहले चीन ने अपने ऊपर अप्लाई की हैं ताकि कोई चीन को ये कल को ताना ना दे सके या ये बात ना कर सके कि जी आप तो पूरी दुनिया को एक रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं और उस रास्ते पे आप खुद तो चले नहीं हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें चीन ने सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई की हैं। उसके बाद चीन ने मैं बार बार ये बात रिपीट इसलिए करता हूँ, कई लोगों को शायद नागवार भी गुजरे कि एक बात बहुत दफ़ा रिपीट हो रही है, ये एक हर एक के लिए एक विन विन सिचुएशन है। ये कुछ कॉलोनाइजेशन या किसी किस्म का चीन की तरफ से दबाव नहीं है कि आपने इन सब चीज़ों के ऊपर इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना है। आप सारी चीज़ें भी अडॉप्ट कर सकते हैं, आप इसमें से कुछ भी अडॉप्ट ना करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये तो सिर्फ एक आप कह लें कि एक चीन चीज़ों को किस तरह देख रहा है या उनके जहन में क्या है, ये बेसिकली एक वो है। और इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वो कुछ बड़े अहम एग्जाम्पल्स हैं जिसमें इजी वीज़ा रेजीम्स हैं। अगर आप ये देखें कि जब से BRI शुरू हुआ है, हमारे बहुत सारे हमसाया ममालिक ने इजी वीज़ा रेजीम्स शुरू किए हैं
ऑल्दो कि हमने भी अब शुरू कर दिया है, हम उसमें थोड़े लेट थे, लेकिन हम भी अब हमारा आपने देखा है कि पिछले चंद महीनों और चंद सालों के अंदर अगर आप देखें, हमने भी बहुत सारे ममालिक के लिए तजारत के लिए ईजी वीज़ा रजीम्स किए हैं। अभी अगर आप देखें कि गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले अनाउंस किया है नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के लिए, अगर कोई ट्रेड के लिए कोई बिज़नेस के लिए पाकिस्तान आना चाहता है तो हमारे सफारत खानों को हदायत की गई है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनको वीज़ा दे दें। और बहुत सारे ममालिक के लोग तो अब पाकिस्तान का ई वीज़ा लेके भी आ सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे ममालिक ने जो है बेल्ट एंड रोड के से फ़ायदा उठाने के लिए ईजी वीज़ा रजीम्स किए हैं। जैसे अब अगर हमने अज़रबैजान जाना हो, बाकू अगर हमने जाना हो, अब डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी चलनी शुरू हो गई हैं तो हम यहाँ से ई वीज़ा लेके जा सकते हैं। इसी तरह हमने किर्गिस्तान जाना हो तो हम ई वीज़ा लेके जा सकते हैं। और बहुत सारे नेबरिंग ममालिक और हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लेके जा सकते हैं। तो एक तो इसमें ई वीज़ा की जो सहूलत हुई, दूसरा जो ट्रेड रूट शुरू हुआ है, अब हमारे इस टाइम पे ट्रक्स जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं। ताजिकिस्तान के साथ हमारा लैंड कनेक्शन बन गया हुआ है वाया अफ़गानिस्तान, हमारा वाया ईरान जो है अज़रबैजान के साथ एक ट्रेड रूट खुल गया हुआ है, हमारा कज़ाकिस्तान के साथ वाया अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान एक ट्रेड रूट खुल गया हुआ है, हमारा चाइना के साथ ट्रेड रूट तो पहले खुला हुआ था लेकिन अब बसेस भी चलनी शुरू हो गई हैं। अब बहुत सारी पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं उन्होंने काशगर के लिए बस सर्विस भी शुरू कर दी है। तो ये सब वो एग्जांपल्स हैं, इजी वीज़ा हो गया या ये ट्रेड रूट का खुलना हो गया या आपस में बाहमी तिजारत का शुरू होना हो गया। ये वो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इसके आप कह लें कि समरात हैं या आने वाले दिनों के लिए इसका एक तरीका है। बिल्कुल ठीक। और सर गुफ्तगू को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो उस पर मज़ीद भी बात करते हैं। जी, प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है हम कदम, मुझे कहते हैं नासिर महमूद ख़ान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनहरे ख्वाब जिंदा है, हमारी आंखों में रोशन सुनहरे ख्वाब जिंदा है। सभी जुगनू सितारे और सभी वो ख्वाब जिंदा है, हमारी आंखों में रोशन सुनहरे ख्वाब जिंदा है। इन्हें पढ़कर हर एक जानिब हजारों ख्वाब खिल जाए, चमकते हर्फ गोया मंजिलों की राह दिखलाए। शहीदों के लहू से जो खिले वो बाग जिंदा है, हमारी आँखों में रोशन सुनहरे ख्वाब जिंदा है, हमारी आँखों में रोशन सुनहरे ख्वाब जिंदा है। वतन की सोचिए तो छाँव जैसी है, मोहब्बत का खजाना है ये धरती माँ जैसी है। हिफाजत जो करे धरती की वो एहसाब जिंदा है, हमारी आँखों में रोशन सुनहरे ख्वाब जिंदा है, हमारी आँखों में रोशन
जैसा चमकता चांद हो जाए कि जिसके सामने हर एक उजाला मांद हो जाए। दुआएं मांगने वाले सभी अहबाब जिंदा हैं, हमारी आंखों में रोशन सुनहरे ख्वाब जिंदा है। 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 चाइना का जो स्टांस है बिल्कुल वो हक पे और सच पे की बुनियाद है और पाकिस्तान उनके साथ 100% यकजहती जो है इजहार करता भी है और करता रहेगा भी। डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा बहुत डेंजरस होती है इकोनॉमी के लिए। चीन की तरफ से बड़ा क्लियर है कि जो आए लेट अस डू बिजनेस टुगेदर, हम मिलकर पूरी दुनिया को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। जब खलाई स्टेशन की तामीर मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हो सकता है कि ये साल 2 साल 3 साल या इससे आगे पीछे की मुद्दत में लोग जो हैं वो जिंदगी गुजार रहे होंगे। मैं ये समझता हूँ कि चीन को किसी तरीके से भी ना तो दबाया जा सकता है, ना डराया धमकाया जा सकता है। अमेरिका को रिकंसाइल करना चाहिए, नए फ्रंट्स इस रीजन में खोलने के बजाय जो ऑलरेडी सिमरिंग इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए। तब्दील होता आलमी मंजरनामा, दुनिया की नजरें एशिया पर। आलमी सियासत, सिफारत, मईशत और मुआशरत पर सुनिए और देखिए प्रोग्राम हम कदम, पीर से जुमा रात 8 बजे। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम हम कदम मुझे कहते हैं नासिर महमूद खान और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब। बात हम कर रहे हैं कि चीन की तरफ से जो मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए जो लाहे-अमल पेश किया गया उससे मुतालिक अब 10 साल तो उसको पूरे हो गए, लेकिन उससे मुतालिक एक हक़ाइक़नामा जो है वो जारी किया है चीन की रियासती कौंसिल ने। उसकी जुज़ियात पर तो बात हुई। अच्छा, उन जुज़ियात में खालिद साहब एक जुज़ ये भी था कि जो इलाकाई ममालिक हैं उनके दरमियान ताउन के फ़रोग़ का तज़किरा जो है हुआ है। हम ये देखते हैं कि चीन की जो अप्रोच रही है वो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि वो किसी भी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में हरगिज़ मुदाखलत नहीं करता और गुफ्तगू और अफ़ाम व तफ़हीम के साथ कोई भी तनाज़ा जो है उसे हल करने की वो बात करता है। लेकिन साथ ही साथ वो ताउन को भी बढ़ा के, राब्तों को बढ़ा के तो एक मुश्तरका मुस्तकबिल की तश्कील करता हुआ हमें नज़र आता है। तो ये जो इसका जोश था, इसको मैं चाहूँगा कि इसकी थोड़ी सी आप वजाहत कर सकें। पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। आज से तकरीबन 1.5-2 साल पुरानी बात है कि लद्दाख के इलाके में जो चीनी कुछ एरिए में हिंदुस्तान के कुछ फ़ौजी अंदर घुसे और उन्होंने जाके उधर अपनी कोई पोस्ट बनाने की कोशिश की। तो सोशल मीडिया पे बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के क्लिप्स चल रहे थे कि वहाँ पे जो चीनी फ़ौजी जब गए तो उन्होंने उन हिंदुस्तानियों की सोटियों के साथ, स्टिक्स के साथ बड़ी पिटाई की और उनको पीछे की तरफ धकेल दिया और इसको सोशल मीडिया पे ये काफ़ी हिंदुस्तान की जागहसाई के बायस भी ये बात बनी और चीन ने इस पे बाद में अपनी क्लैरिफिकेशन भी की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये हमारी ज़मीन के ऊपर आए थे और हमारे लोग गए पहले और हमारे फ़ौजी जब गए उधर तो वो हथियारों के बगैर गए और जाके क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि चीन इसने जो फैसला किया हुआ है कि वो किसी भी सूरत में अगर उनको कोई प्रोवोक करने की भी कोशिश करेगा तो वो जंग नहीं करेंगे। तो उनके जो फ़ौजी गए उन्होंने जाके पहले उन हिंदुस्तानियों को कहा कि आप हमारा इलाका खाली कर दें और जब कोई हिंदुस्तानियों की तरफ से कोई तल्ख कलामी हुई तो उस पे आपस में उनकी आप कह लें फिस्ट फाइट शुरू हो गई। अब हिंदुस्तानी फ़ौजी क्योंकि आर्म भी थे, उनके पास वेपन्स भी थे, बट चीनी जो हमारे भाई थे, जो सोल्जर्स थे, आपको पता है चीन के फ़ौज के अंदर ना सिर्फ उनको फ़ौजी ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि उनको जुडो कराटे की ट्रेनिंग और उनको बहुत सारी और फिस्ट फाइटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो वहाँ पे दोनों की आपस में जब मुठभेड़ हुई तो
फिर हिंदुस्तानी लोगों को पसपा होना पड़ा, उनकी फ़ौज के जो लोगों को, जो उन्होंने इलीगल वहाँ पे कुछ पोस्टें बनाई थी, उनको वो खाली करके वापस जाना पड़ा। ये यहाँ पे मिसाल देने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चीन ने, जबकि हिंदुस्तान ने उनको बहुत प्रोवोक करने की भी कोशिश की, तो वो प्रोवोक नहीं हुए और किसी किस्म का उन्होंने हथियार का इस्तेमाल उधर नहीं किया। इस पे तो गालिब साहब सॉरी आपकी बात खटती है, ये तो एक छोटा सा वाक़या है। अभी हम अगर हालिया महीनों में देखते हैं तो जिस तरह से अमेरिका ने ताइवान के इशू पे चीन को प्रोवोक करने की कोशिश की, कहाँ कभी नैन्सी पेलोसी आती हैं, वो दौरा करके चली जाती हैं, कभी कुछ और इस तरह के जो मामलात होते हैं, फिर यूएन में जो ताइवान के इशू को उन्होंने उठाने के, तो इतनी हाई लेवल पे और इतने बड़े मुल्क की तरफ से प्रोवोकेशन के बावजूद भी चीन ने कोई ऐसा जी बिल्कुल, वो तो बहुत बड़े लेवल की बात है और जिस पे चीन, अमेरिका की पूरी भरपूर कोशिश थी कि ताइवान के मसले पे कोई अनइवन सिचुएशन क्रिएट हो जाए। वहाँ पे अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े भी भेजने की कोशिश की। वहाँ पे बहुत दफ़ा ये भी हुआ कि अमेरिका की जो बहरी बेड़े जाते थे, उनसे जहाज़ उड़ के वो चीनी सरहदों की उन्होंने वो उनके ऊपर भी उड़ान की कोशिश की, लेकिन हमने देखा कि चीन किसी किस्म की उन्होंने प्रोवोकेशन में नहीं आए। और इलाकाई सतह पे अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि इलाकाई सतह पे चीन ने भरपूर कोशिश की है कि जो ममालिक हैं वो आपस में मिलजुल के रहें। जैसा कि अगर मैं आपको सिर्फ पिछले 10 साल की बात बताऊं तो आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि आज से 10 साल पहले उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, जो कि दो हमसाया ममालिक भी हैं, सेंट्रल एशिया के इंतहाई आम ममालिक हैं और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भी अहम पार्टनर्स हैं और पाकिस्तान के भी दोनों अहम दोस्त हैं, इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट था और इन्होंने न सिर्फ अपने वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स इकट्ठे बैठ के हल किए, बल्कि इस वक्त ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान 9 क्रॉसिंग पॉइंट्स जो हैं वो खुले हुए हैं। इसी तरह जो ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान का कोई पानी का और डैम के इश्यूज चले आ रहे हैं, जो कि वो आपस में बैठ के रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हम देखें, जब से रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, उसमें हमने चीन की बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच देखी है। चीन बिल्कुल इस बात के हक में नहीं था और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है वो बात कि रशिया का फाइनेंशियल बायकॉट किया जाए, बल्कि मैं आपको ये बात बताऊं कि वेस्टर्न मीडिया तो ख़ुद ये बात कर रहा है कि रशिया का जब से फाइनेंशियल बायकॉट यूरोप ने किया है तो उसको सबसे ज़्यादा नुकसान ही यूरोप को हुआ है, क्योंकि जो यूरोप की मेन गैस सप्लाई थी वो रशिया से हो रही थी, ऑयल सप्लाई जो थी वो रशिया से हो रही थी, तो अमेरिका का इसमें इतना नुकसान नहीं हुआ जितना यूरोप का हुआ है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो चीनी हुकूमत की बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच रही है। चीन अफ्रीका में भी बहुत सारे ममालिक के साथ काम कर रहा है और अफ्रीका के अंदर आपको पता है कि कुछ ममालिक के अंदर खाना जंगी जैसी सिचुएशन है, कुछ ममालिक की आपस में नहीं बनती, लेकिन चीन ने कभी भी किसी एक मुल्क को दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं किया और ना ही उन लोगों के दरमियान किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की है, बल्कि सालिसी का किरदार अदा किया है। और आज से 2 से 3 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि हमारे 2 ब्रदर इस्लामी ममालिक जो हैं सऊदी अरेबिया और ईरान, वो कभी इकट्ठे भी बैठेंगे। लेकिन आज वो जिस तरह इकट्ठे बैठे हुए हैं, बल्कि आपस में बहुत सारे तजारती कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, एम्बेसियाँ खुल गई हैं और इस दफ़ा हमने देखा है कि हज पे भी उन्होंने हमारे ईरानी भाइयों बहनों को वेलकम किया। जो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीन की कोशिशों की वजह से ही हुई हैं। और अगर हम देखें कि इज़राइल और फ़लस्तीनी लोगों को भी इकट्ठे बिठाने का काम चीन ने शुरू किया है और हमारी बेस्ट विशेस और दुआएं चीन के साथ हैं कि अगर हमारे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को हकूक़ उनके मिल जाएं, इज़राइल जो है अगर उनका इलाका खाली कर दे और वहाँ पे जो एक इज़राइल ने खाना जंगी वाली सिचुएशन क्रिएट की हुई है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक इस सदी का चीन का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक जो है वो ब्रेक थ्रू होगा। सर सॉरी आपकी बात कटती है, वो हम ये देखेंगे कि ये तो वाकई सही मानों में ब्रेक थ्रू तो होगा। अब वेस्टर्न मीडिया जिस तरह की वो गुफ्तगू करता है और जिस तरह का वो प्रोपेगेंडा करता है, अब बराक ओबामा जो हैं वो
दो रियासती हल को सिर्फ एडवोकेट करते करते नोबेल प्राइज लेके तो साइड पे हो गया ना, कि इशू वहीं का वहीं जो है वो पड़ा हुआ। तो ये चीन की एफर्ट्स जो हमें वो मस्बत अंदाज से नज़र आ रही है। सर थोड़ा सा वापस हम अपने रीजन में आते हैं कि हमारा ये जो रीजन है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से कि देखिए इंडिया जैसी एक ताकत जो है वो भी इस रीजन में मौजूद है, जो कि एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उस तरह से हिस्सा नहीं है। बाहमी तौर पे चीन और भारत के जो भी ताल्लुकात हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन हम ये देखते हैं कि भारत इस रीजन में मगरबी क़ुव्वतों ख़ास तौर पे अमेरिका का कह लीजिए कि एक बगल बच्चा बन के तो वो सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश करता है, चाहे वो ईरान का मामला हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान के इशूज़ हों, चाहे पाकिस्तान के मामलात हों। तो वो हम देखते हैं कि वो हमें एक स्पॉइलर का किरदार अदा करता हुआ नज़र आता है। तो आप समझते हैं कि चीन इस ज़मीन में भी कोई अपना मस्बत किरदार अदा कर सकता है कि ये जो एक टिल्ट हमें नज़र आता है जिसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, भारत जो का झुकाव जो है वो अपने इस रीजन की तरफ और इस रीजन के इंटरेस्ट में आ सके? सर अच्छा, मैं बिल्कुल इस पे आपको अपनी ज़ाती हैसियत में एक जवाब दूंगा। वो जो मेरे जहन में वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस तरह होता है ना कि आपके मोहल्ले में कोई एक ऐसा बंदा हो या कोई ऐसा बच्चा हो जो कि अपने आप को बड़ा जोरावर समझता हो, ताकतवर समझता हो, तो वो मोहल्ले के जो बड़े होते हैं वो चुप करके बैठे रहते हैं, उसको कहते हैं अच्छा बेटा तुम जितनी अपनी ताकत आजमा सकते हो आजमा लो, फिर जब थक जाओगे तो तुमने वापस हमारे पास ही आना है। तो अगर हम देखें कि भारत बेल्ट एंड रोड को के अंदर, यहाँ पे मैं ये आपकी बात की वजाहत कर दूं कि किसी सूरत में वो शामिल नहीं है। भारत बेल्ट एंड BRI को मानता ही नहीं है। भारत ने अभी हमने देखा कि G20 के इजलास के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि जी वो एक ओल्ड स्पाइस रूट हुआ करता था, वो उस स्पाइस रूट को रिवाइव करना चाहते हैं। ये स्पाइस रूट वो था जब वास्को डी गामा ने भारत आया और यहाँ से स्पाइसेस लेके जाने शुरू किए, और एक स्पाइस रूट यहाँ से वीनस में उधर पहली स्पाइस मार्केट बनी, उसके बाद पुर्तगाल में एक स्पाइस मार्केट बनी। तो भारत उस स्पाइस रूट की नई शेप में उसको रिवाइव करना चाहता है, यहाँ से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से वो यूरोप और अमेरिका की तरफ जाना चाहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी मुल्क ने इस रूट की के लिए फाइनेंशियल प्लेजेस नहीं की। तो ये इतना बड़ा रूट भारत के बनाने की तो बस की बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये भारत जो अपनी जोर आजमाइयाँ कर रहा है, कभी कभी रूट की बात करता है, कभी कोई बात करता है, तो चीन की खामोशी की वजह मुझे यही समझ आती है कि चीन भी चाहता है कि एक दफ़ा वो अपने सारे सो कॉल्ड जो भारत के वेस्टर्न दोस्त हैं, जिनमें अमेरिका सबसे पेश है, उनके साथ एक दफ़ा वो सारी ज़ोर आजमाइयाँ कर ले। उसके बाद भारत इस रीजन का मुल्क है, उसको इस रीजन के साथ बैठना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ जितने हल तलब मसाइल हैं, सर क्रीक का मसला हो या कश्मीर का मसला हो या हमें पानी का मसला हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे दरिया सूख जाते हैं। रावी रिवर से अगर आप गुजरें उसमें बिल्कुल पानी नहीं आता, सतलज में बिल्कुल पानी नहीं आता, क्योंकि भारत ने उसके पानी का या रुख मोड़ दिया हुआ है या वो। तो ये सारे हल तलब मसाइल पे उसको पाकिस्तान के साथ बैठना भी पड़ेगा, और उसके बाद ही जाके वो बेल्ट एंड रोड का या CPEC का हिस्सा बन सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो ये अभी जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि जो इस खत्ते के बड़े मुल्क हैं वो बहरहाल इस बात को देख रहे हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती। तो अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पे अगर हम वो I-5 की बात करें, तो उन्होंने एक तरह से आप समझते हैं कि जो हालिया एक कनाडा और भारत के दरमियान जो एक मामला चल रहा है, तो ये I-5 ने उनको ये बताया है कि जी ये शवाहिद हैं भारत के, और भारत की तरफ से बड़ा उस पर रिएक्शन आ रहा है। तो ये जो भारत के जो सो कॉल्ड दोस्त हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा इशारा तो नहीं है भारत के लिए कि जिसको हम ये समझें कि उसने अभी थोड़ा सा कुछ? बिल्कुल आपने सही बात की। मैं I-5 की तरफ जाने से पहले एक बात ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ कनाडा और भारत के दरमियान हुआ है, इससे पाकिस्तान के उस क्लेम को बड़ी तक़वियत मिलती है कि कुलभूषण यादव इधर क्या कर रहा था, या
भारत जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस करता रहा है, जिस तरह बहुत सारे सिख रहनुमा आपने देखा है कि पाकिस्तान में भी कत्ल किए गए, और अब जब कनाडा में ये हुआ है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क में ये हुआ है, तो इस वक्त उनकी आंखें खोलने के लिए ये चीज़ काफ़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि जो I-5 है, जो जिसके अंदर पांचों वो मुल्क हैं जो कि सो कॉल्ड भारत के बड़े करीबी दोस्त हैं, और अगर करीबी दोस्तों के आगे भारत इतने बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मोदी सरकार के लिए और ये भारत की प्रेजेंट हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर है कि वो अभी भी राह रास्त पे आ जाएं, और अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपने उन दोस्तों को जिन पे वो बड़ा नाज करते हैं उनको भी वो लूज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो सर वापस आते हैं अपने इस वाइट पेपर की तरफ। ये तो बात इलाके के ममालिक से होती होती कहीं और निकल गई। तो ये जो वाइट पेपर हम जारी किया गया, इसके जो जुज़ियात जिस पे आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू भी की, तो अब ये इसका आगे क्या आप कैसे देख रहे हैं कि अब ये तो उन्होंने पेश कर दिया, अब इस पे क्या दीगर ममालिक को इस पे दावत दी जाएगी कि वो इस पे संजीदगी से अब वो भी अपना अपना किरदार अदा करें, या किस तरह इस पे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे? इसका जो तरीकाकार है, मैं समझता हूँ इस तरह है कि ये वाइट पेपर उन्होंने सिर्फ BRI ममालिक के लिए नहीं जारी किया। ये वाइट पेपर एक तो चाइना के बारे में जो गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए किया, और दोस्त ममालिक के लिए इसके अंदर एक ये है कि अगर कोई दोस्त ममालिक या BRI का पार्टनर कंट्री इससे फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाए। इस वाइट पेपर में कहीं पे ये नहीं कहा गया कि जी ये हमारी तरफ से कोई हुक्मनामा है या कोई ये ऐसी चीज़ है कि जी आपने इस पे अमल करना है। इसमें कोई अमल करने की या उस किस्म की किसी किस्म की कोई बात नहीं है। ये वाइट पेपर बेसिकली इसका जो मेजर एम है वो ये कि दोस्तों और तनकीद करने वालों दोनों को क्लैरिफाई करना है कि हम जो आपके साथ दे रहे हैं या जो हम आपके साथ हैं तो हम खुद ये कर रहे हैं, और अगर ये सारी एक्शंस आप करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से वेलकम है, आप करें। तो ये वाइट पेपर जो है ये बेसिकली एक चीन की तरफ से जो उनकी काविशें हो रही हैं, आप कह लें कि एक उसकी एक रिपोर्ट है। हाँ, क्योंकि मेरे सवाल का मकसद यही था कि कल को कोई मीडिया आउटलेट उठ के कहते देखें जी चीन ने तो एक नया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है कि जी अब ये मैं आपको बात क्लैरिफाई करूं, ये कोई इसलिए नहीं कह सकेगा कि अगर कोई उस पेपर को पढ़ेगा नहीं, पढ़े बगैर ये बात कर दे तो वो तो अनपढ़ होगा या फिर वो मगरबी हो, या वो मगरबी ना भी हो बट लेकिन अगर कोई मगरब वाला भी इस पेपर को पढ़ेगा तो इस पेपर के अंदर पहले सफ़े से लेके आखिरी वर्ड तक कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपने क्या करना है, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि चीन किसी किस्म का आपको एडवाइस कर रहा है। उन्होंने तो सारा किया है कि हम इस तरह सोचते हैं। ये इसी तरह है कि जिस तरह आप एक किताब लिखें जो आप अपने बारे में लिखें कि जी मैं इस तरह सोचता हूँ। अब कल अगर कोई आप पे इल्ज़ाम लगा दे कि आपने ये दूसरों की सोचें चुराने की कोशिश की है तो वो मेरे ख्याल में फिर गलत हो। बिल्कुल ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त और तशरीफ़ आवरी का खालिद तैमूर साहब। थैंक यू जी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद रहे सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब, और जो गुफ्तगू हुई उसमें ये बात हमने बहुत आसान लफ्ज़ों में आपके सामने पेश करने की कोशिश की कि चीन का वो जो हम नसीब मुआशरे का तसव्वुर है उसके लिए जो अपने अमली इक़दामात वो करता आ रहा है, दुनिया के लिए तो उसने नमूने के तौर पे अपने यहाँ उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके बताया भी है, और उसके समरात भी बहुत बेहतर अंदाज में लोगों के सामने आना शुरू हो गए हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि अब वो सर्द जंग के ज़माने की सोच को या फिर वो जो ज़ीरो सम गेम वाली जो अप्रोच है उसको एक तरफ रखते हुए बाहमी जीत और मुश्तरका मुस्तकबिल और हमनसीब मुआशरे के लिए तमाम ममालिक जो हैं वो संजीदगी के साथ मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तो ही हम कह सकते हैं कि ये कुर्राए अर्ज़ जैसे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है वो बनी नौ इंसान के रहने के लिए एक बेहतर जगह हो सकती है। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान नासिर महमूद खान को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी शर्त और अगर सेहत ने इजाज़त दी तो आपसे फिर यहीं से दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले हमेशा एक बात जो कहा करता हूँ, मांगिए उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं। टेक केयर, खुदा पामा।
चाइना का जो स्टांस है बिल्कुल वो हक पे और सच पे की बुनियाद है और पाकिस्तान उनके साथ 100% यकजहती जो है इजहार करता भी है और करता रहेगा भी। डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा बहुत डेंजरस होती है इकोनॉमी के लिए। चीन की तरफ से बड़ा क्लियर है कि जाए लेट अस डू बिजनेस टुगेदर, हम मिलकर पूरी दुनिया को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। जब खलाई स्टेशन की तामीर मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हो सकता है कि ये साल 2 साल 3 साल या इससे आगे पीछे की मुद्दत में लोग जो हैं वो जिंदगी गुजार रहे होंगे। मैं ये समझता हूँ कि चीन को किसी तरीके से भी ना तो दबाया जा सकता है ना डराया धमकाया जा सकता है। अमेरिका को रिकंसाइल करना चाहिए, नए फ्रंट्स इस रीजन में खोलने के बजाय जो ऑलरेडी सिमरिंग इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए। तब्दील होता आलमी मंजरनामा, दुनिया की नजरें एशिया पर। आलमी सियासत, सिफारत, मईशत और मुआशरत पर सुनिए और देखिए प्रोग्राम हम कदम, पीर से जुमा रात 8 बजे।